हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए एमए फोर्थ सेमेस्टर होम साइंस का पेपर लेकर आई हूं, जो कि आप लोगों का जो ब्रांच कौन सा है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि आपका ब्रांच का नाम क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मानव विकास बोलते हैं। और आज आप लोगों का पेपर फोर्थ है। पेपर फोर्थ का नाम क्या है स्टूडेंट? तो भारत में मानव अधिकार के मूलभूत, और जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेसिक ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। ठीक है, बेसिक ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। ये आपका कौन सा क्लास है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि लेक्चर 3 है और मॉडल पेपर आप लोगों का 2024 से है। ठीक है, बहुत से बच्चों को अभी तक मतलब आप में बहुत से ऐसे बच्चे हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें क्या है, फोर्थ पेपर के बारे में जानकारी नहीं है स्टूडेंट। तो मैं बार बार आप लोगों से ही विनती करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है, वीडियो को चालू करके तुरंत क्या है, लाइक वाला बटन, जो अंगूठे का निशान वाला जो बटन होता है, उसको आप लोग प्रेस कर दिया करिए, तो वीडियो क्या हो जाएगी, आपकी लाइक हो जाएगी। तो याद रखिएगा कि मैं आप लोगों को पेपर से संबंधित एक और इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि टोटल क्या है, आपका 600 का पीजी फोर्थ सेमेस्टर में होगा, जिसमें आप लोगों का 4 पेपर जो है आप लोगों का लिखित होगा। पहला पेपर क्या नाम है स्टूडेंट आप लोगों का? तो व्यक्ति में विकलांगता। ठीक है, दूसरा क्या है स्टूडेंट आप लोगों का? असमर्थ बालकों की असमर्थ बालकों की देखभाल एवं सुरक्षा। तीसरा पेपर आपका क्या है? साइंटिफिक राइटिंग है, जिसको हम वैज्ञानिक लेख बोलते हैं। और चौथा पेपर आपका क्या है स्टूडेंट? तो भारत में मानव अधिकार के मूलभूत। ये क्या है, आपके चारों जो है थ्योरी पेपर से हैं। और पांचवा जो है आप लोगों का 100 नंबर का जो है डिजर्टेशन होगा, जिसको हम लघु शोध बोलते हैं, वो आप लोग बना रहे होंगे। और छठा क्या है, आपका प्रैक्टिकल्स होता है, ये भी आप लोगों का 100 नंबर का रहेगा स्टूडेंट। ये चारों पेपर से संबंधित इसमें क्या होती हैं, फाइलें बनती हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, कुछ आप लोगों के पेपर से संबंधित इंफॉर्मेशन है। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए आप लोगों का जैसे क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि आज कौन सा हमारा मतलब लेक्चर है, तो लेक्चर 3 है। मॉडल पेपर जो है 2024 है। ये कहाँ इसका एग्जाम का किस यूनिवर्सिटी का ये पेपर हम चला रहे स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में जो है आप लोगों का इस बार चौथा पेपर ऐड हुआ है, उसी की क्लास चल रही है। और चैनल का नाम क्या है? एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। ये क्या है, आपका चैनल का नाम है। ठीक है स्टूडेंट, तो इससे पहले आप लोगों की जो है 2 क्लास हो चुकी है, 2 लेक्चर हो चुका है। जो बच्चे हमारे ये 2 क्लास नहीं देखे हैं, तो वो यूट्यूब पर जाकर प्ले लिस्ट के जरिए स्टूडेंट, ठीक है, किसके जरिए स्टूडेंट? प्ले लिस्ट के जरिए वो जाकर इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, 2 क्लास आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इस पे क्या है, इसी चैनल पर आप लोगों को मैं पहले क्या है, चैप्टर पढ़ाती हूँ, उसके बाद एमसीक्यू कराती हूँ। ठीक है, तो आप लोगों का पहला लेक्चर जो है वो थ्योरी का है और दूसरा क्या है, आपका एमसीक्यू का है। तो आइए स्टूडेंट, बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं हम लोग का। आपका देखिए पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट आपका, कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ? ठीक है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ? तो पहला ऑप्शन क्या दिया स्टूडेंट आपका जो है 1961 दिया है स्टूडेंट। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है आपका? 1963 है। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन आपका क्या है? 1986। और चौथा ऑप्शन है आपका स्टूडेंट 1971। ठीक है, तो याद रखिएगा कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है कब लागू किया गया स्टूडेंट? तो आपका 1961 ईस्वी में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1961 ईस्वी में इसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम को लाया गया था। ठीक है, ये कानून क्यों बना स्टूडेंट? तो पहले क्या था, पहले भी और आज भी हमारे समाज में क्या है, दहेज की लेन देन की जो प्रथा है आज भी है, बस क्या है, उसका रूप बदल दिया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो देखिए अगला प्रश्न है आपका कि बाल विवाह अवरोध अधिनियम कब लाया गया? पहला ऑप्शन क्या है? 1929। दूसरा ऑप्शन है 1930। तीसरा ऑप्शन है 1932 और चौथा ऑप्शन है आपका 1934। स्टूडेंट याद रखिएगा कि बाल विवाह अवरोध अधिनियम जो है कब लाया गया स्टूडेंट? तो ये 1929 में लाया गया था। क्यों? क्योंकि पहले क्या था, आज से 30-40 साल पहले स्टूडेंट, या 50 साल हम मान लेते हैं, आपका 30 साल पहले क्या था, पहले बाल विवाह का जो है प्रचलन बहुत ज़्यादा था। 30 से 40-50 साल पहले जो था, बाल विवाह का जो है प्रचलन बहुत ज़्यादा था। उसमें क्या होता था, उसमें 3 से 4 साल के बच्चों का या बच्चियों की जो है शादी करा दी जाता है। उन्हें पता ही नहीं रहता था कि उनका शादी हो रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते थे इन चाइल्डहुड में, आप लोग भी खेले होंगे, तो उसी तरह से क्या था, वो भी बाल विवाह का प्रचलन था। जो एक दूसरे को जान ही नहीं पाते थे, फिर एक समय होता था कि बाद में पता चलता था कि नहीं,
आपकी शादी हो गई, उनके घर में हो गई है, कभी क्या होता था लड़का नहीं पसंद है, कभी आप मान के चलिए कुछ ऐसी घटनाएं भी हो जाती थी जिससे क्या पति की मृत्यु हो जाए, तो उसमें भी क्या था बाल विवाह में, उस बाल विवाह में क्या उसी एज में क्या हो जाती थी, वो विधवा हो जाती थी। ये एक तरह से क्या था, एक गैर कानूनी कार्य था, इसलिए इसको मतलब बाल विवाह को रोका गया, ताकि क्या है लड़के लड़कियां दोनों अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है, अपने जीवन साथी का चुनाव वो स्वतंत्र रूप से कर सके, ठीक है, अच्छाई और बुराई के बीच में अंतर समझ सके। तो ये सब चीज़ें क्या थी, तो आपका मतलब इस पर रोका गया। ये किस साल में किस वर्ष रोका गया, तो याद रखिएगा कि 1929 वर्ष में इसको लाया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 3 देखिए कि प्रथम विश्वव्यापी सरकारी सम्मेलन का नाम क्या है। ठीक है, प्रथम विश्वव्यापी यानी देखिए याद रखिएगा स्टूडेंट कि जो मानवा अधिकार आया तो उसके लिए भी क्या था, 2 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन चला था। एक क्वेश्चन आपके यहाँ बन सकता है, आप मेरी बातों को भी विशेष ध्यान से सुना कीजिए स्टूडेंट। यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि मानवा अधिकार, ठीक है, या मानव अधिकार, ठीक है, मानव अधिकार के लिए मतलब कितने सम्मेलन हुए हैं। ठीक है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है कितने सम्मेलन हुए हैं, तो याद रखिएगा कि 2 सम्मेलन हुए। ठीक है, कितने सम्मेलन हुए स्टूडेंट, 2 सम्मेलन हुए। एक क्या था आपका विश्व मानव अधिकार सम्मेलन जो कि आपका 1993 में हुआ था। दूसरा क्या था आपका अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सम्मेलन जो कि 1968 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिएगा कि मानव अधिकार से संबंधित कितने सम्मेलन थे, तो 2 सम्मेलन हुए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, यहाँ प्रश्न ये पूछ रहा है कि प्रथम विश्वव्यापी सरकारी सम्मेलन का नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया स्टूडेंट आपका, कि पहला ऑप्शन दिया कि विश्व मानव अधिकार सम्मेलन 1993। दूसरा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सम्मेलन आपका 1968। तीसरा ऑप्शन है तेहरान सम्मेलन 1968 और चौथा ऑप्शन है दूसरा तथा तीसरा ऑप्शन दोनों सही है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि प्रथम विश्वव्यापी सरकारी सम्मेलन को हम किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सम्मेलन 1968 के नाम से भी जानते हैं, और क्या है तेहरान सम्मेलन 1968 के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक प्रश्न और बन सकता है, कौन सा प्रश्न स्टूडेंट, याद रखिएगा कि यहाँ पर आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सम्मेलन को और किस नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा कि तेहरान सम्मेलन को ही हम क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सम्मेलन कहते हैं। ठीक है, अब आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या है स्टूडेंट आपका कि बाल अधिकारों के संरक्षण, ठीक है, बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए आयोग की व्यवस्था, ठीक है, आयोग की व्यवस्था का अधिनियम कब बना। ठीक है, यानी बाल अधिकारों के संरक्षण, यानी उन संरक्षण का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, सुरक्षा करना, सेव करना, यानी बालक की जो अधिकार हैं जैसे उनके पढ़ने का अधिकार, ठीक है, उनके परवरिश का अधिकार, उनके साथ कोई मतलब गलत व्यवहार न हो, बाल श्रम न हो। ठीक है, ये सब क्या है मतलब 14 वर्ष से कम आयु कोई बच्चों को काम न करना पड़े। ठीक है, उसके बाद क्या है 14 वर्ष के से कम आयु के बच्चों को हम निःशुल्क शिक्षा दे सके, स्वास्थ्य अच्छा हेल्थ उन्हें दे सके, ये सब क्या है, सब आपका बाल अधिकार के अंतर्गत आता है। तो उसमें मतलब उनके अधिकारों की सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं, ये अधिनियम कब लाया, ये क्वेश्चन आपके पूछा गया। तो पहला ऑप्शन क्या है 2005, दूसरा ऑप्शन 2006, तीसरा ऑप्शन है 2007 और चौथा ऑप्शन है 2008 स्टूडेंट। याद रखिएगा कि इस अधिनियम को कब लाया गया स्टूडेंट, याद रखिएगा कि 2005 में क्या है बालकों के अधिकार संरक्षण के लिए आयोग की व्यवस्था अधिनियम बना था। ठीक है, तो कब बना था, तो 2005 ईस्वी में बना था। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन ये है, उसी क्वेश्चन को देखें, एक बना था स्टूडेंट, ठीक है, 2005 में बाल अधिकार सुरक्षा अधिनियम बना। ठीक है, अब क्या है कि बाल अधिकारों के संरक्षण के अधिनियम कब लागू है। ठीक है, बाल अधिकारों के संरक्षण के अधिनियम कब लागू बना, कब स्टूडेंट, याद रखिएगा कि 2005 में बना था। ठीक है, बना कब था, 2005 में बना था, लेकिन उसे भारत में लागू कब किया गया, क्वेश्चन अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि बाल अधिकारों के संरक्षण के अधिनियम कब लागू हुए। ठीक है, तो लागू के लिए देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया, 26 जनवरी 2006, 26 फरवरी 2006, फिर 26 मार्च 2006, 26
जनवरी 2005। ठीक है, तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि इसका आंसर आपका कौन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 26 जनवरी 2006 में क्या था, बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए अधिनियम को लागू किया गया था। बना कब था आपका 2005 में, और लागू कब किया गया स्टूडेंट 2006, 26 जनवरी 2006 को लागू किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भारत ने भारतीय संविधान में सार्वभौमिक घोषणा को कब लागू किया था। ठीक है, देखिए एक सार्वभौमिक घोषणा जो है आपका कब बना था स्टूडेंट, तो याद है आप बताए थे पहला ही लेक्चर जो क्लास में था, तो उसमें हमने बताया था आप लोगों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी स्टूडेंट, तो 10 दिसंबर। ठीक है, कब की गई थी, 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को सार्वभौमिक घोषणा की गई थी। मानवाधिकार के लिए सार्वभौमिक संवैधानिक नहीं स्टूडेंट, सार्वभौमिक घोषणा जो है कब की गई थी, तो 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को किया गया था। लेकिन वो क्या था, वो पूरे सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, तो पूरी जगह, मतलब पूरे सर्वव्यापक यानी सभी जगह। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या पूछा गया, यहाँ पर पूछ रहा है कि भारत ने, ठीक है, यानी भारत ने इस सार्वभौमिक घोषणा को कब अपने देश में लागू किया। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, भारत में ये जो है आपका 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या किया गया था, लागू किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है ये कि निम्न में किन अनुच्छेदों को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो आपातकाल के दौरान उनको स्थगित या निरस्त नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन आपका ये पूछा, तो पहला ऑप्शन क्या है, अनुच्छेद 18, 19, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 20, 21, तीसरा ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 22, 23 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद क्या है आपका 24, 25। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आपका, देखिए अनुच्छेद जो है 22, 21 को, सॉरी 20 और 21 को हम क्या है आपातकाल के दौरान जो है स्थगित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न देख लीजिए, ऑप्शन जो है वहाँ नीचे है। ठीक है, क्या है कि मानव अधिकार ऐसे अधिकार है जो प्रत्येक मनुष्य को, क्वेश्चन है डैश है। ठीक है, तो यानी मानव अधिकार ऐसे अधिकार है जो प्रत्येक मनुष्य को कैसे मिलते हैं, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको चारों दे दिया है कि उनके उसके कर्म से मिलते हैं, संघर्ष से मिले हैं, जन्म से मिले हैं और धर्म से मिले हैं। तो हम अभी आपको पहले ही क्लास में हम बताए थे स्टूडेंट कि जो मानव अधिकार है या मानव अधिकार जो है वो किसी भी व्यक्ति को क्या होता है, जन्म से मिलता है। किससे मिलता है स्टूडेंट, जन्म से मिले हैं। ठीक है, इसका जो है थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव अधिकार के उल्लंघन की दशा में शामिल है। पहला ऑप्शन क्या है आपका, कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीड़न, दूसरा ऑप्शन है गर्भपात कराना, तीसरा ऑप्शन है छल करना और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। क्यों सही होगा स्टूडेंट, देखिए मानव अधिकार का उल्लंघन, जो कामकाजी महिलाओं का हम यौन उत्पीड़न कर रहे हैं, तो ये क्या है, मानव अधिकार के उल्लंघन को कर रहे हैं ना। गर्भपात कराना यानी कन्या जो है किसी को भी पता चल जाता है कि नहीं वो लड़की है, ठीक है, तो क्या करते हैं लोग, लड़की को लोग जन्म नहीं देने देते हैं, उनको क्या करते हैं, गर्भ में ही मार देते हैं। तो ये भी क्या है आपका मानवाधिकार के उल्लंघन के खिलाफ उल्लंघन है ना स्टूडेंट। क्यों उल्लंघन है, क्योंकि उस लड़की को भी जीने का तो अधिकार है ना, तो उसका अधिकार तो छीना जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये मानवाधिकार का उल्लंघन ही कर रहा है। छल करना, किसी को धोखा देना, ये क्या है आपका मानवाधिकार। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मतलब उपरोक्त सभी हो जाएगा। छल करना यानी धोखा देना, ये भी क्या है मानवाधिकार के विपरीत है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या कह रहा है स्टूडेंट। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन मानव अधिकार आयोग का सदस्य नहीं बन सकता है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, लोकसभा का अध्यक्ष, दूसरा ऑप्शन उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश और तीसरा ऑप्शन ऐसा व्यक्ति जो मानव अधिकारों से संबंधित विषयों में विशेष ज्ञान रखता हो। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है, सॉरी लास्ट है कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो आंसर 3 सही हो जाएगा। क्यों सही होगा स्टूडेंट, क्योंकि उस व्यक्ति को क्या है मानव अधिकार से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त है, तो इसलिए उसको सदस्यता नहीं दी जा सकती। लेकिन ऐसे व्यक्ति को हम सदस्य बना सकते हैं, जैसे लोकसभा का अध्यक्ष भी बन सकता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भी बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस मानव
निम्न में से किसे होगा स्टूडेंट, मानवाधिकार से हटाया गया है, ठीक है, यानी किसे मानवाधिकार से हटाया गया, किस नहीं होगा यहाँ पर किसे याद रख लिख लीजिएगा, ठीक है। निम्न में से किसे मानवाधिकार से हटाया गया, पहला ऑप्शन क्या, समता का अधिकार, दूसरा ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा ऑप्शन है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार और चौथा ऑप्शन है संपत्ति रखने का अधिकार। तो याद रखिएगा कि किसे हटाया गया स्टूडेंट, तो संपत्ति के अधिकार को जो है मानव अधिकार से हटाया गया। पहले शुरू में जो है मानव अधिकारों की संख्या कितनी थी स्टूडेंट, तो 7 थी और इसमें वर्तमान में कितनी है आपकी 6 है। 7वां कौन सा अधिकार था स्टूडेंट, आपका संपत्ति का अधिकार था जिसे हटा दिया गया। अब इसे क्या, इसे अब कानूनी अधिकार मान लिया गया, क्या मान लिया गया स्टूडेंट, इसे अब कानूनी अधिकार के तहत माना गया है। संपत्ति का अधिकार आपका कहाँ आ गया है, आप कानूनी अधिकार के अंतर्गत आ गया, ठीक है। अब आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की पदावधि क्या होती है, यानी मानव अधिकार का जो सदस्य बनता है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि उसका कार्यकाल जो है आपका 5 वर्ष का होता है, यानी पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का संशोधन वर्ष क्या है, यानी मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम का अधिनियम 1993 का जो संशोधन हुआ था वो किस वर्ष में हुआ था, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसलिए याद रखिएगा पहला ऑप्शन क्या है, यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है 2006, 2007, ठीक है, 2002 और 2003। तो इसलिए याद रखिएगा कि 2006 में जो है आपका ये संशोधन हुआ था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कुल कितनी धाराएं हैं, तो पहला ऑप्शन क्या है, 30 धाराएं, 40 धाराएं, 43 धाराएं और 47 धाराएं। तो याद रखिएगा कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं स्टूडेंट, तो आप याद रखिएगा कि कुल 43 धाराएं हैं और अध्याय कितने स्टूडेंट, अध्यायों की संख्या क्या है, तो 8 है, ठीक है। अध्याय कितने हैं, तो 8 अध्याय हैं और क्या है 43 जो है धाराएं हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए अगला प्रश्न है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, 43 नहीं स्टूडेंट 93, हम 43 बोल रहे थे, सॉरी नहीं 93 और 43 तो क्या धाराएं हैं, ठीक है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कुल कितने अध्याय हैं, तो अभी आपको हमने बता दिए कितने अध्याय स्टूडेंट, तो 8 अध्याय हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका तीसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन हो सकता है, तो याद रखिएगा इसका आंसर हमने डायरेक्ट लिख दिया है, उच्चतम न्यायालय का निवृत्तमान मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का क्या हो सकता है, अध्यक्ष हो सकता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगले प्रश्न को देखिए, मानव अधिकार होते हैं, ठीक है, मानव अधिकार होते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, केवल उच्च वर्ग के व्यक्तियों के लिए, दूसरा ऑप्शन है केवल मध्य वर्ग के व्यक्तियों के लिए, तीसरा ऑप्शन है केवल निम्न वर्ग के व्यक्तियों के लिए और चौथा ऑप्शन है सभी व्यक्तियों के लिए समान। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सभी व्यक्तियों के लिए समान, यानी चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मानवाधिकार का जन्मदाता कहा जा सकता है, छोड़िए देखिए यहाँ पे क्या होगा, किसे होगा स्टूडेंट, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे मानवाधिकार का जन्मदाता कहा जा सकता है, पहला ऑप्शन क्या है, महान घोषणा पत्र मैग्ना कार्टा 1215, फिर क्या दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, मानव अधिकार घोषणा पत्र 1948 और इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा स्टूडेंट कि मानव अधिकार का जन्मदाता किसे हम कह सकते हैं, तो याद रखिएगा कि इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि महान घोषणा पत्र मैग्ना कार्टा 1215 को हम कहते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अमेरिका के मूल अधिकारों को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आ भी सकता है ऐसे, हालांकि भारत के बारे में ज़्यादा आपका सिलेबस में है, लेकिन क्या पता कभी कभी क्या एक आध क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस हो सकता है स्टूडेंट, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने डाल दिया। तो याद रखिएगा कि पहला ऑप्शन क्या है, बिल ऑफ राइट्स, दूसरा ऑप्शन है मैग्ना कार्टा, तीसरा ऑप्शन है मानवाधिकार और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट, बिल ऑफ राइट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बिल ऑफ राइट्स हो जाएगा, ठीक है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्या करने नहीं होगा स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पर मरने होगा, ठीक है, क्या मरने का अधिकार, ठीक है, क्या
मरने का अधिकार मानव अधिकार है, ठीक है, क्या मरने का, ठीक है, क्या मरने का अधिकार मानव अधिकार है? प्रश्न आपका ये पूछ रहा है। हाँ, पहला ऑप्शन हाँ, दूसरा ऑप्शन नहीं, तीसरा ऑप्शन है व्यक्ति पर निर्भर करता है, चौथा ऑप्शन है माता पिता पर निर्भर करता है। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो है मानव अधिकार के अंतर्गत क्या है, मतलब किसी भी व्यक्ति को सुसाइड करने का अधिकार प्राप्त है? तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन जो है दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। यानी मानवाधिकार के अंतर्गत जो है कोई भी व्यक्ति जो है अपने प्राण नहीं ले सकता है। जैसा कि आप लोगों को शुरू से बताया गया कि ज़िंदगी क्या है, जीवन जो है एक बार मिलता है, सभी को जीने का अधिकार है। शुरू में ही कहा गया है कि सभी को जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता रूप से जीने का अधिकार है, लेकिन किसी को क्या है, मरने का अधिकार नहीं है। तो ये क्या है, क्या मरने का अधिकार मानवाधिकार है? तो याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सेकेंड ऑप्शन सही होगा कि नहीं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए, प्राण स्वतंत्रता व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार किसका प्रकार है? तो ये आपको हमने बताया था स्टूडेंट कि प्राण स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार जो किसका है, तो सिविल तथा राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ये क्या है, आपका अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 1 से लेकर 21 तक रहता है स्टूडेंट। और 21वां अनुच्छेद ही आपका क्या है, आपका प्राण स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 लागू है ठीक है, मतलब कहाँ कैसे लागू है, कहाँ? तो पहला ऑप्शन क्या दिया है आपका, संपूर्ण भारत पर, दूसरा है केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर, तीसरा है राज्यों की इच्छा पर, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें याद रखिएगा यहाँ पे क्या है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 जो है वो क्या है, आपका संपूर्ण भारत पर लागू है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है और कौन कौन से जो है आपके केंद्र शासित प्रदेश यानी राज्य हैं। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोगों को नॉलेज है कि नहीं तो फिर अगले क्लास में जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं उसको हम ऐड कर देंगे, ठीक। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि मानव अधिकार का संरक्षण शब्द का अर्थ हो सकता है। पहला ऑप्शन क्या है, क्रियान्वयन, दूसरा ऑप्शन है प्रवर्तन कार्य, तीसरा ऑप्शन उपयुक्त दोनों, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मानव अधिकार का संरक्षण शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, उपयुक्त दोनों हो जाएगा, ठीक है। क्रियान्वयन मतलब, क्रियान्वयन का मतलब क्या हुआ कि कार्य करने के लिए, प्रवर्तन कार्य मतलब कि हमेशा कार्य में क्या हो, गतिशीलता हो, ठीक है। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि संयुक्त अधिकार के चार्टर में मानव अधिकार का उल्लेख कितनी बार किया गया है। तो देखिए यहाँ पर हम ऑप्शन न देकर सीधे आप लोगों को डायरेक्ट आंसर बता दिए स्टूडेंट कि 7 बार किया गया। कितनी बार किया गया स्टूडेंट, 7 बार किया गया। देखिए स्टूडेंट थोड़ा सा आप लोग कंप्रोमाइज़ करिएगा, हो सकता है कि वॉइस प्रॉब्लम आप लोगों को हो, तो मेरी तबीयत भी थोड़ी सा सही नहीं है, अचानक जैसे कॉलेज से आए तो फीवर हो गया और गला भी क्या है बैठ गया है, लेकिन मुझे आप लोगों का चिंता रहता है कि आप लोगों को मुझे क्लास देना है। तो देखिए आप लोग की क्लास आज मैं इवनिंग में 6 बजे शूट कर रही हूँ और हार्डली कोशिश है कि आप लोगों को 9 बजे तक क्लास आप लोगों को मिल जाए, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करिएगा, आज थोड़ा सा क्लास आप लोगों का लेट लगेगा, ठीक है। देखिए पहला 25 क्वेश्चन क्या कर रहा है स्टूडेंट, मानव अधिकार की अवधारणा का विकास हुआ है। पहला ऑप्शन क्या है आपका बेबोलिनिया विधि, दूसरा ऑप्शन है असीरिया विधि, तीसरा ऑप्शन है हित्ती विधि। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हित्ती ऐसे लिखा गया लेकिन ये आपका ऐसे होगा, ठीक है, हित्ती विधि। चौथा ऑप्शन है भारत में वैदिक कालीन धर्म, और पांचवा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन क्या है आपका 6 है, बी ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट 7 होगा, सी ऑप्शन क्या होगा 8 होगा, और डी ऑप्शन क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। स्टूडेंट याद रखिएगा कि वर्तमान में जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य हैं, 6 हैं, लेकिन पहले क्या था, पहले जो था आपका 7 सदस्य थे स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए 6 सदस्य, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा
क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है गृह मंत्री, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है स्टूडेंट, तो आपका क्या है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों की तथा सदस्यों की राष्ट्रीय नहीं, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों की तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो याद रखिएगा कि जब राज्य स्तर की बात आएगी तो राज्यपाल के द्वारा होगा। और यहीं पे क्या होता है स्टूडेंट, अगर राष्ट्र रहता, ठीक है, राष्ट्र रहता या राष्ट्रीय रहता तो हमारा क्या हो जाता है, तब यहाँ पर राष्ट्रपति हो जाते। कौन हो जाते स्टूडेंट, आप राष्ट्रपति हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अभी इसके पहले ऊपर ये क्वेश्चन गया है आपका। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगले प्रश्न को बताने से पहले स्टूडेंट आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बच्चों को शेयर कीजिए स्टूडेंट। कम से कम आप लोग जो है 2 बच्चों को अगर आप शेयर करेंगे, हर एक बच्चा 2 बच्चों को शेयर करेगा तो क्या होगा, शेयरिंग भी बढ़ेगी और इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। देखिए स्टूडेंट, चाहे मैं किसी भी कंडीशन में रहती हूँ लेकिन आप लोगों की मैं क्लास डेली लगाती हूँ। जैसे अभी क्या था, अभी आपके मतलब जूनियर्स यानी जो बीएससी और बीए के जो स्टूडेंट थे उनका मॉडल पेपर मैं लगा रही थी, क्योंकि उनका एग्ज़ाम जो है कल 9 जुलाई को उनका पेपर होने वाला था। तो इससे 2 दिन आप लोगों की क्लासेस क्या थी, बीच में स्थगित थी। ठीक है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये है कि आप लोग की एग्ज़ाम आते आते मतलब इतना ज़्यादा आप लोगों को 10 मॉडल पेपर 10 लेक्चर आप लोगों को दे दूँ और उस 10 लेक्चर से आप लोगों का बाहर कुछ भी नहीं आएगा। देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है स्टूडेंट, तो प्लीज़ आप लोग भी मेरे लिए लाइक शेयर ज़रूर किया करिए। अगर कहीं किसी भी तरह का अगर डाउट्स है स्टूडेंट तो कमेंट जरूर किया करिए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो कमेंट करके बताया करिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट। ठीक है, अब अगले एक प्रश्न की तरफ यानी क्वेश्चन नंबर आपकी 29 हम देखते हैं। तो 29 क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, देखिए 29 प्रश्न है आपका कि मानव अधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हो सकता है। कौन नियुक्त हो सकता है? पहला ऑप्शन क्या है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, दूसरा ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो सकता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि क्या है यहाँ पर, मानव अधिकार संरक्षण संशोधन 2019 के अनुसार जो है यहाँ पर किसकी नियुक्ति हो सकती है स्टूडेंट, याद रखिएगा यहाँ पर आपका दोनों, उपरोक्त दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिश की प्रकृति कैसी होती है। ठीक है, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है उसकी सिफारिश की नेचर पूछ रहा है, कैसा नेचर का होता है। पहला ऑप्शन क्या है आपका, सलाहकार वाला होता है, दूसरा ऑप्शन है बाध्यकारी, तीसरा ऑप्शन शक्ति विहीन, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो सिफारिश की प्रकृति कैसी होती है स्टूडेंट, तो वो जो है आपका सलाहकारी नेचर का होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लास समझ में आ गई होगी, सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद चैनल से जुड़ने के लिए और पूरा वीडियो देखने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा स्टूडेंट कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम अगली क्लास में। स्टूडेंट आप लोग बिल्कुल घबराइए मत, आप लोगों को मैं पूरे लेक्चर जो है आप लोगों को मैं सिलेबस के अनुसार दे दूँगी स्टूडेंट। आपको कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, ओके, अपना ख्याल रखिएगा और अगली क्लास में हम मिलते हैं।